नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी व्याकरण की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक रिवाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं फिर आज की हमारी ये क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ग के सभी वर्ण सघोष हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि सघोष वर्ण कौन से होते हैं और अघोष वर्ण कौन से होते हैं। सघोष वर्ण की अगर संख्या पूछी जाए वर्णों की तो 31 होती है, जिनमें से प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होते हैं। 5 वर्ग होते हैं तो 15 ये हो गए। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और ह, 5 ये हो गए 20 और 11 इसमें स्वर आके टोटल 31 हो जाते हैं। अब देखते हैं कि किस वर्ग के सभी वर्ण सघोष हैं। पहले ऑप्शन की बात करें तो य, रै, लै, य, रै, ग, ये तीनों सघोष हैं, लेकिन थ जो है वो क्या है, त, थ। दूसरा वर्ण आ गया, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा जो वर्ण होते हैं वो अघोष वर्ण होते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो रॉन्ग हो गया। दूसरे में है ग, ढ, श, तो इसमें ऊष्म व्यंजन श आ गए जो कि अघोष है, ठीक है। तीसरे अगर हम ऑप्शन की बात करें तो व, द, ध, झ, ये सारे सघोष वर्ण हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। चौथे ऑप्शन में जो प वर्ण है वो पहला वर्ण है, प, फ, तो ये अघोष हो गया। तो यहाँ पर राइट आंसर तीसरा हमें मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, संकर शब्द किसे कहते हैं। क्या ग्रामीण भाषा के शब्दों को कहते हैं, संस्कृत भाषा के शब्दों को कहते हैं, या ग्रामीण व विशेष भाषा के कुछ शब्दों को कहते हैं, या फिर दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने शब्दों को कहते हैं। तो यही हमारा सही आंसर है। संकर शब्द किसे कहते हैं, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, ठीक है। आगे है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये भी पता होना चाहिए, बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, ठीक है। तो मूल स्वरों की जो संख्या होती है 4 होती है। कितनी होती है, 4। कौन कौन से, ए हो गया, ई हो गई, ऊ हो गया और री, क्योंकि जो दूसरे स्वर हैं इन्हीं सब के मेल से बनते हैं, उन्हें संधि स्वर कह देते हैं, इसीलिए तो ध्यान रखना है मूल स्वर 4 कौन कौन से होते हैं ये भी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है। तो आपको पता है कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। जो 52 वर्ण हैं वो पूरे होते हैं 2 उत्क्षिप्त व्यंजनों के द्वारा, जिसे द्विगुणित व्यंजन भी कहते हैं, ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं। तो वो ऑप्शन नंबर 2 है जो वो उत्क्षिप्त व्यंजन है। ये ट वर्ग में आते हैं। कई बार प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि जो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं वो किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, जो ड, ढ होते हैं उनके नीचे ये बिंदी लग जाती है पहचान रखने के लिए, तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी ध्वनि तालव्य ध्वनि नहीं है। तालव्य ध्वनि नहीं है, तो इसके लिए आपको तालव्य ध्वनियों का ज्ञान होना चाहिए कि कौन कौन सी तालव्य ध्वनियाँ होती हैं। च होता है, श होता है, लेकिन रै तालव्य ध्वनि नहीं है, ये एक मूर्धन्य ध्वनि है, यही हमारा राइट आंसर है। आगे है जय, यह भी एक तालव्य ध्वनि है। तो तालव्य ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं, पूरे का पूरा च वर्ग आ जाता है, ठीक है, च वर्ग आ जाता है, य और श आ जाता है, ई और ई आ जाती है, ये सारी क्या हैं टोटल ये तालव्य ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, अपनी फीडबैक देना। तो एग्ज़ाम से पहले एक क्लास और ऐसी कर लेंगे जिसमें हिंदी व्याकरण के जो मेन टॉपिक होंगे उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। आगे है, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो कितने प्रकार होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रूढ़ होता है, यौगिक होता है और योग रूढ़ होता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा उदाहरण यौगिक शब्द का है। रूढ़ जो किसी विशेष शब्द के लिए शब्द रूढ़ हो चुके हैं, जैसे घर हो गया, पेड़ हो गया, गाय हो गई, ठीक है। यौगिक जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, ठीक है, और अपना अलग अलग भी अर्थ देते हैं वो,
मतलब हम ये कह सकते हैं कि संधि समास उपसर्ग प्रत्यय के मेल से बनते हैं। योग रूढ़ शब्द हमें एक तीसरा अर्थ देते हैं। तो यहाँ पर जलज, जल में जन्म लेने वाला, कमल हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है, योग रूढ़ है। घनश्याम योग रूढ़ है, श्री कृष्ण के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है। गाय रूढ़ शब्द है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति यौगिक शब्द है, जो कि हमारा प्रश्न था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर इनमें से कौन सा शब्द का प्रकार नहीं है। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, लिंग वचन कारक की वजह से परिवर्तन आ जाता है, तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण विकारी शब्द हैं और ये प्रयोग के आधार पर है। तद्भव शब्द, देशज शब्द, ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार हैं। योग रूढ़ हमने पढ़ लिया, रचना के आधार पर शब्द के प्रकार का एक प्रकार है। आगे है, निम्न में से कौन सी संज्ञा सर्वनाम से बनी है। तो ये प्रश्न एसटेट का भी फेवरेट है, एसटेट में भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। सर्वनाम से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो यहाँ पर गौरव का निर्माण हुआ है गुरु से, मतलब जातिवाचक संज्ञा से। परायापन, पराया से, पराया सर्वनाम है, तो यही हमारा आंसर है। आगे है सफाई, साफ से सफाई, साफ क्या है, विशेषण है, विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञा हो गई सफाई। लिखावट, लिखना से लिखावट, लिखना क्या है, क्रिया है, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से कौन सा प्रकार मध्यम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो बात कर रहा है, मध्यम पुरुष जिसके साथ बात कर रहा है और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, हम बाजार जाएंगे, मतलब हम, उत्तम पुरुष, यहाँ पर हम आ गया, उत्तम पुरुष। उन्हें अपनी गलती का एहसास, यहाँ पर एहसास है, उन्हें किसी तीसरे की बात हो रही है, तो मतलब वो क्या है, अन्य पुरुष है। तुम बहुत अच्छा गाते हो, सामने वाले को कहा जा रहा है, मतलब मध्यम पुरुष। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है, मध्यम पुरुष का उदाहरण यही है। अगला देखते हैं, वह कौन है, किसी तीसरे के बारे में पूछा जा रहा है, तो मतलब अन्य पुरुष का ये उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है, संज्ञा से मैंने कई प्रश्न लिए हैं, क्योंकि संज्ञा से हमेशा प्रश्न आता है और चंडीगढ़ पीआरटी के एग्ज़ाम में सेम प्रश्न पूछा गया था जैसे पूछे जाते हैं। मतलब संज्ञा में क्या होता है कि जातिवाचक संज्ञा का परिवर्तन हो जाता है व्यक्तिवाचक में, और व्यक्तिवाचक का हो जाता है जातिवाचक में, और यहाँ से प्रश्न उठाया जाता है, तो उनको हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले, पंडित जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है। पहली बात तो जो विशेष है, खास है, एक है, वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर किस पंडित की बात हो रही है, पंडित जाति की बात नहीं हो रही है, बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात हो रही है, जो कि विशेष थे, खास थे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो इसका मतलब यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ऐसा प्रश्न आए तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे, सीता तो हमारे घर की लक्ष्मी है, तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी। सीता को लक्ष्मी कहा गया है उसके अच्छे गुणों के कारण। यहाँ पर अच्छे बुरे गुणों की समानता आ जाए, वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, सीता तो हमारे घर की लक्ष्मी है, जैसे अच्छे गुणों वाली लड़कियाँ, बहुएं को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, वैसे ही सीता को कहा जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, बुराइयों से बचना चाहिए। अब ये एक और बात गांठ बांध लीजिए, यहाँ पर भी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में हो गया, तो मतलब वहाँ पर क्या है, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। चाहे तो आ जाए, बुराइयों से बचना चाहिए, तो बुराइयाँ किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, कोई नशा करना, कोई झूठ बोलना, किसी भी तरीके का, तो इसका मतलब यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। अच्छाइयों की और बढ़ो, ऊंचाइयाँ देखनी है तो हिमालय की देखिए, तो ऐसे अगर वाक्य देखने को मिल जाए तो वहाँ पर क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट है, तुम तो एकलव्य हो, जो गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर विशेष जो था एकलव्य, उसकी बात नहीं हो रही है, एकलव्य जैसे गुणों वाले किसी बच्चे की, किसी लड़के की बात हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ गुणों में समानता की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, किसी ऐसे लड़के को जिसमें एकलव्य जैसे गुण हों। तो ऐसा एक लड़का नहीं, कई हो सकते हैं एकलव्य जैसे गुणों वाले,
तो उस ऐसे लड़कों की जाति हो सकती है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, जातिवाचक संज्ञा आएगा। नेक्स्ट है, इन्हीं जयचंदों के कारण देश गुलाम हुआ है, वाक्य में कौन सी संज्ञा है। अब यहाँ पर जयचंद की बात नहीं हो रही है। जयचंद कौन था, एक गद्दार था, तो गद्दार एक जाति है, ठीक है। तो जयचंद जैसे बुरे गुणों वाले व्यक्ति की बात हो रही है, मतलब गद्दारों की बात हो रही है, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा आएगी। और यही प्रश्न पीआरटी चंडीगढ़ में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। तो शास्त्री शब्द में पूछी जाए तो जातिवाचक संज्ञा है, जैसे सॉरी हाँ जी, तो यहाँ पर मतलब शास्त्री जी की बात हो रही है, लाल बहादुर शास्त्री जी की, जो कि खास थे, विशेष थे, और उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी। उम्मीद है जितने मैंने क्वेश्चन लिए हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आ जाए और आप अच्छे से इसको कर पाएँ। तो क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपनी फीडबैक देना, ताकि इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे अव्यय हो गए और कारक हो गए, ऐसे प्रश्न जो टॉपिक रहते हैं उनको भी हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से कर लें। आगे है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में विधेय विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो आपको पता है कि वाक्य में जो विशेषण होता है वो क्या होता है, विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष्य। और यहाँ पर जो विशेषण शब्द है विशेष्य से पहले आ जाए तो वहाँ पर विशेष्य विशेषण होता है, ध्यान रखना है। तो घोड़ा, काला घोड़ा, घोड़ा क्या है, विशेष्य है, विशेषण है काला, तो पहले आया है विशेषण, इसका मतलब ये विशेष्य विशेषण है। यहाँ पर भी विशेषण पहले है, लाल गाय है तो विशेष्य विशेषण है। तोता हरा है, यहाँ पर विशेषण बाद में आया है और विशेष्य पहले आया है, इसका मतलब ये विधेय विशेषण है, और यही हमारा सही आंसर है। सफ़ेद बिल्ली है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है, जो विशेषण है पहले आया है, ये विशेष्य विशेषण का उदाहरण है। तो 3 विशेष्य विशेषण है, एक में विधेय विशेषण है, वही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रकार विशेषण का नहीं है। तो विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, 4 होते हैं, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण दे रखा है जो कि विशेषण का प्रकार नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक राजस्थान की पुस्तक में विशेषण का 5वां प्रकार माना गया था व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है, थोड़ा अपने दिमाग में रख लेना। आगे है, वह लड़का खेल रहा है में कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पर मतलब किसी संज्ञा के आगे जो सर्वनाम होता है आगे लग के उसकी ही विशेषता बताए तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होता है। और यहाँ पर भी वही हुआ है, लड़का वह लड़का, लड़के के लिए ही वह शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब इसमें क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण है। इसमें ऐसा वाक्य देखने को मिले जैसे वह मोहन पढ़ रहा है, वह लड़की खा रही है, लड़की के लिए ही वह शब्द का प्रयोग हुआ है, मोहन के लिए ही वह शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ऐसे वाक्य देखने को मिले तो उसमें सार्वनामिक विशेषण होता है। आगे है, विशेषण के गुणवाची विशेषण हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। इसके अलावा जो 2 प्रकार होते हैं, संख्यावाची और परिमाणवाची विशेषण, यहाँ से एस्टेट में भी प्रश्न पूछा जाता है और भी कई मतलब सभी एग्जाम में कह लीजिए कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, बिल्कुल आसान होता है और फिर भी बच्चे गलत करते हैं, तो आज इसको अच्छे से समझ लेना। तो यहाँ पर 10 किलो चीनी खत्म हो गई, वाक्य में कौन सा विशेषण पूछा गया है। तो इसके लिए आप हल कैसे करेंगे, सबसे पहले उस वस्तु को देखें, उस संज्ञा को देखें कि मतलब जिसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, चीनी की बात हो रही है। चीनी को अक्सर हम तोल कर लेते हैं, तो इसका मतलब चीनी को कभी गिना तो जाता नहीं है, ये गणनीय तो है नहीं है, तो ये क्या हो गया, परिमाण में आ गया। तो सबसे पहली बात आपने ये क्लियर करनी है कि ये जो वाक्य है इसमें परिमाणवाचक विशेषण है या संख्यावाची, क्योंकि आगे उनके 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाण और निश्चित संख्या, अनिश्चित परिमाण और अनिश्चित संख्या। तो वहाँ भी ऑप्शन में वो भी आपको देखने को मिलेंगे, तो इस तरीके से आपने इसको हल करना है।
पहले उस वस्तु को देखना है कि ये परिमाणवाची विशेषण का उदाहरण है या संख्यावाची का। तो हमें क्लियर हो गया कि ये परिमाणवाची विशेषण का उदाहरण है, क्योंकि इसको हम गिन नहीं सकते, तोल के इसका व्यवहार करते हैं। तो ये जो संख्यावाची विशेषण का ऑप्शन था वो तो हो गया कट। ठीक है, नेक्स्ट है परिमाणवाची। परिमाणवाची भी है, वो तो है परिमाणवाची, लेकिन आगे ऑप्शन देखो इसमें निश्चित संख्यावाची और निश्चित परिमाणवाची भी दे रखा है। तो हमने देखना है कि 10 किलो चीनी परिमाणवाची है, हमें पता चल गया, लेकिन जो संख्या है वो भी निश्चित है, अनिश्चित नहीं है। कुछ चीनी होता तो अनिश्चित परिमाणवाची आ जाता। ठीक है, कुछ चीनी अनिश्चित परिमाण हो जाता। अब यहाँ 10 किलो चीनी है, 10 किलो का मतलब संख्या नहीं है, 10 किलो निश्चित परिमाण है, तो इसका मतलब ये क्या है, निश्चित परिमाणवाची विशेषण का उदाहरण है। अगला एक प्रश्न देखते हैं ऐसे, मुझे कुछ पैसे चाहिए वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है। पैसों को अक्सर हम गिन कर लेते हैं ना, तोला तो नहीं जाता। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि ये परिमाणवाची का उदाहरण नहीं है, संख्यावाची है। अब हमें ये देखना है कि ये निश्चित संख्या है या अनिश्चित संख्या है। सार्वनामिक भी नहीं है, गुणवाची भी नहीं है। यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाची दिया है तो इसका मतलब अनिश्चित संख्यावाची है। अगर निश्चित होता तो आपको आगे थोड़ा देखना पड़ता। यहाँ दिया है कुछ पैसे, कुछ मतलब कितने भी हो सकते हैं, 5, 10, 15, 100। इसका मतलब जो संख्या है वो निश्चित नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। अगर यहाँ पर होता मुझे 10 रुपये चाहिए, 20 रुपये चाहिए, तो वहाँ संख्या निश्चित आ जाती, निश्चित संख्यावाची विशेषण वो हो जाता। तो ये दोनों ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, इनको ध्यान रखना है। आगे है मोहन अशोक से श्रेष्ठ है, इस वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था है। और विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मोहन श्रेष्ठ है, मूलावस्था। मोहन अशोक से श्रेष्ठ है, उत्तरावस्था। मोहन सबसे श्रेष्ठ है, उत्तमावस्था। तो यहाँ अशोक से श्रेष्ठ है, मतलब तुलना वाली बात आ गई, तो इसका मतलब ये उत्तरावस्था का उदाहरण है। आगे है पुस्तक मेज के ऊपर पड़ी है, वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है। अव्यय एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्रिया विशेषण एक अव्यय है। क्रिया विशेषण के आगे 4 प्रकार होते हैं, कालबोधक, परिमाणबोधक, स्थानबोधक, रीतिबोधक। तो किस तरीके से क्रिया हुई है उसी तरीके से आपका ये आंसर बनेगा। पुस्तक मेज के ऊपर पड़ी है, अगर तो समय की बात हो तो काल में आ जाता है, परिमाण की बात हो तो परिमाण में आ जाता है, स्थान की बात हो तो स्थान में, और क्रिया को करने की रीति, तरीका वो आ जाए तो रीति में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है पुस्तक मेज के ऊपर पड़ी है, मतलब स्थान की बात हो रही है, तो यहाँ पर स्थानबोधक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, ये प्रकार है, तो ध्यान रखना है। ये थे हमारे आज की क्लास के प्रश्न। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी और काफ़ी टॉपिक क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अपनी फीडबैक देना, अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो क्लास देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।